सो जैसे कि आज आप सभी जानते हैं कि आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। आज इसलिए महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज ही के दिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने मनुस्मृति दहन किया था, यानी मनुस्मृति को जला दिया था। मनुस्मृति को जलाना, सबसे एक प्रश्न जो हमारे सामने खड़ा होता है कि जो व्यक्ति किताब से इतना प्रेम करता है, जिसके पास उस समय पर्सनल लाइब्रेरी में, खुद की लाइब्रेरी में सबसे ज्यादा किताबें थे, और जिसने खुद किताबों के लिए घर बनाया, मतलब जो घर उसने अपना नया बनाया वो किताबों के लिए बनाया, जिसकी किताबें एक दिन समुद्र में गिर गए थे तो उसे बहुत दुख हुआ। तो ऐसा व्यक्ति जिसे इतना पसंद हो किताबें, और वो जो किताबों को इतना पसंद करता है, और वो व्यक्ति कोई किताब जला रहा है, तो सोचो किताब में कितना क्या क्या दिया होगा, कितनी बुराइयां दी होंगी। तो ये वही मनुस्मृति है जिसके कारण अछूतों, शूद्रों की सबसे ज्यादा दुर्गति हुई, और महिलाओं पे सबसे ज्यादा क्या हुए, पाबंदियां, अत्याचार, और उनको और गुलाम बनाया गया। यह मनुस्मृति के कारण हुआ। क्योंकि मनुस्मृति ये कोई आदि काल से नहीं है, आदिम काल से नहीं, या ना वेदों के काल से और ना ही बुद्ध के काल से। मनुस्मृति कैसा, हम सम्राट अशोक के समय के बाद से जो शुंग काल आया, मतलब अशोक सम्राट के जब पोते को मरवा के जब खुद राजा ब्राह्मण शुंग गद्दी पे बैठा, जिसे बाबा साहब ने अपने अपने किताब क्रांति तथा प्रतिक्रांति में प्रतिक्रांति कहा है। रिवॉल्यूशन काउंटर रिवॉल्यूशन में बाबा साहब ने कहा कि ये प्रतिक्रांति थी। किस अर्थ में प्रतिक्रांति, प्रति मतलब काउंटर किया, ऐसे रिवॉल्यूशन जिसने काउंटर किया, जिसने आड़े हाथ कर दिया रिवॉल्यूशन को, जिसने दीवार खड़ी कर दी। जो पहले जो क्रांति चलती हुई आ रही थी उस क्रांति को रोक दिया, उस क्रांति को आड़े हाथ लगा दिया, उस क्रांति पे दीवार खड़ी कर दिया। दैट्स ए प्रतिक्रांति। एक नई क्रांति ने पहली वाली क्रांति को रोक दिया। तो पहली वाली क्रांति कौन सी थी? पहली वाली क्रांति बाबा साहब कहते हैं कि बुद्ध की जो फिलोसॉफी है, बुद्ध की जो शिक्षा है, वो एक क्रांति के रूप में चलती आई। फिर उस क्रांति को रोकने के लिए एक दूसरी क्रांति खड़ी की गई, उसे कहा गया प्रतिक्रांति। मतलब पुरानी वाली क्रांति को रोकने के लिए प्रतिक्रांति, प्रतिवार। तो बाबा साहब कहते हैं कि क्रांति चलती आई बुद्ध की, और ये जो प्रतिक्रांति थी, प्रतिक्रांति बड़ी 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 परिवर्तनकारी थी, बहुत ज्यादा। इसने पूरा पूरा सत्ता पलट दिया। क्यों? क्योंकि पहली बार इस प्रतिक्रांति में, जो प्रतिक्रांति इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखी आगे चल के, कि पहली बार ब्राह्मण गद्दी पे बैठा था। इसके पहले, शुंग के काल के पहले जितना भी हुआ, कभी ब्राह्मण गद्दी पे नहीं बैठा था। ब्राह्मण हमेशा पीछे रहा था, हमेशा जो क्षत्रिय थे वही राज करते थे। लेकिन जब शुंग का काल आया, शुंग पहला वो ब्राह्मण हुआ जो गद्दी पे बैठा, और गद्दी पे बैठ के, और उसके काल में सबसे ज्यादा जो महाभारत, रामायण, या फिर कहो आप मनुस्मृति, ये मोस्ट ऑफ उस समय के काल में लिखे गए, ऐसा जो हमारे दलित साहित्यकार है वो बताते हैं। तो इसलिए ये कैसा, ये एक प्रतिक्रांति के रूप में काम किया बुद्ध की क्रांति रोकने के लिए। तो जो मनुस्मृति का जो समय शुरू होता है वो शुंग काल के बाद से शुरू होता है। शुंग काल के पहले आप अशोक सम्राट के काल में देखिए, या बुद्ध के काल का जो हमें ज्ञान आता है, उस ज्ञान में हमें इतना सती प्रथा, या फिर महिलाओं को जितना गुलामी देखने के लिए मिलते हैं, या जितने कठोर पाबंद, शुद्ध ऐसा नहीं, शुद्ध अछूत ऐसा नहीं कि पहले नहीं थे। शुंग के काल के समय के पहले भी अछूत थे, शूद्र थे, लेकिन उनकी उतनी गतियां नहीं थे। जैसे गले में मड़का, पीछे में झाड़ू, ये बुद्ध के समय में नहीं थे, अशोक सम्राट के समय में नहीं थे। ये गले में मड़का और झाड़ू वगैरह जो काला, ये पेशवा के काल में स्पेशल ज्यादा आया। और जो अत्याचार है कि कानों में, अगर किसी ने वेद सुन लिया, किसी ने ग्रंथ सुन लिया, तो उसके कानों में गर्म शीशा उबाल के डाल दो, ये मनुस्मृति में दिया। अगर उसने कुछ सुन लिया तो उसके कानों में शीशे को पिघला के डाल दो। अगर उसने कोई श्लोक बोल दिया वेद का, उपनिषदों का, तो उसकी जीभ काट दो। यहाँ तक कि जो राम ने जो इसको मराया था, वो भी ये सारा उसके बाद से आया। तो ये बुद्ध के समय में उतना देखने को नहीं मिलता, पर बुद्ध के समय भी अछूत, शुद्रता, ये सब देखने के लिए मिलते हैं। तो लेकिन इन सब में शूद्रों की और अछूतों की तो स्थितियां थी ही थी, पर इसमें महिलाओं की भी स्थितियां बहुत खराब थी। और महिलाओं की स्थितियां, ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ शूद्रों या अछूत महिलाओं की स्थितियां खराब थी। इसमें हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि इसमें जो महिलाएं थी, वो चारों के चारों वर्गों की महिलाओं पे पीड़ा, जो उनकी स्थितियां थी, वो चारों के चारों वर्गों की महिलाओं की स्थितियां खराब रही। उन सभी के महिलाओं की स्थितियां क्या रही है? खराब रही है।
इसके लिए कारण कुछ दलित साहित्यकार भी देते हैं कि जो यूरेशियन जो ब्राह्मण है जो बाहर से है, अभी थ्योरी पता नहीं बहुत इसको लेके क्रिटिसाइज हो रहा है कि ये ब्राह्मण बाहर से आए या नहीं आए, लेकिन फिर भी ऐसा कहा जाता है कि ब्राह्मण लोग बाहर से आए तो महिलाओं को साथ में नहीं लाए थे वो, तो उन्होंने यहाँ के महिलाओं से शादी किया और इन यहाँ के महिलाओं को ज्यादा क्या कर दिया, नियम कानून लगा दिए अपने अंडर में रख के। और समय समय पे ऐसे कई सारे इनके ग्रंथों में महिलाओं के प्रति एकदम अभद्र या उनको दबा के रखने लायक ऐसे कई सारे श्लोक, ऐसे कई सारे गाथाएं देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ तक कि चाणक्य नीति में भी देखने के लिए मिलते हैं और वेदों में भी देखने के लिए मिलते हैं। फिर आगे चल के जब भारत आजाद हुआ या भारत में जब अंग्रेज राज्य आया, तो यहाँ पे जब इन लोगों ने देखा कि कहीं ना कहीं फॉरेन में जो महिलाओं को थोड़ा सा अच्छा स्थान है, तो यहाँ के विद्वानों को क्या देखने के लिए मिलने लगा कि यार इनको लगा कि हमारा राष्ट्र बहुत, हमारा जो देश है इस मामले में बहुत नीचे दिखाएंगे ये लोग, तो इन लोगों ने क्या कर दिया, ऐसे कुछ वेदों से उपनिषदों से ऐसे कुछ उद्धरण, इक्के दुक्के उद्धरण निकालना शुरू किया कि नहीं देखो हमारे वेदों के समय में महिलाएं शिक्षित थे, हमारे उपनिषदों के समय भी देखो ऐसे ऐसे महिलाएं होके गए। लेकिन ये जो उदाहरण थे इक्के दुक्के थे, और वो भी जो उच्च वर्ण की जो महिलाएं थे या जिसका जिनका पति शिक्षक रहा या जो बड़ा आदमी रहा है उनको लेके, तो ये भी उतना सेटिस्फाई नहीं कर सकते। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि महिलाओं की स्थिति ऐसे कुछ इक्के दुक्के आज क्योंकि देखने के लिए मिलते हैं। आज जो हिंदू संस्कृति है, जो हिंदू संस्कृति के जो विद्वान है बुद्धिजीवी लोग है, वो ये ऐसे कुछ इक्के दुक्के वेदों से उपनिषदों से ऐसे इक्के दुक्के उदाहरण देके बताने की कोशिश करते हैं कि महिलाओं की स्थिति ऐसा नहीं कि भारत में कभी फेमिनिज्म था ही नहीं, ऐसा नहीं कि भारत की महिलाओं की स्थितियां बहुत खराब थी, भारत में भी कई सारे महिलाएं हैं जो बहुत अच्छे होके गए हैं, ऐसे इक्के दुक्के। लेकिन इक्के दुक्के उदाहरणों से हम यही नहीं बता सकते कि महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी। लेकिन एक जो बात जो हमें जब जो भारतीय संस्कृति में जो रिवॉल्यूशनरी देखने के लिए मिलता है, वो बुद्ध का समय देखने के लिए मिलता है। क्योंकि शायद ही इतनी ज्यादा महिलाओं की जो मात्रा अगर जो आगे आती हुई दिखती है, महिलाओं के नाम जो हमें इतने सारे आगे आते हुए दिखते हैं, वो बुद्ध के साहित्य में सब ज्यादा आते हुए दिखते हैं, जिसे हम पाली साहित्य भी कहते हैं। इसके पहले जो काल देखने के लिए मिलता है, इसके बाद या जो काल देखने के लिए मिलता है, इन दोनों कालों में अगर आप साहित्य पढ़े संस्कृत साहित्य, तो एक तो इनको देवी बनाया गया, और हमें पता है जितने भी देवियां बने उनका कितना ये किया गया, उनका कितना ये दिखाया गया है। तो देवियों के अलावा अगर बाकी हम देखेंगे कि जो महिलाओं का जो महिलाओं की जो कृतियां रही है, या महिलाओं का जो फ्रंट साइड रहा है, या महिलाओं को जो आगे दिखाने का, चाहे संस्कृत साहित्य को या दूसरा भाषा का जो साहित्य को, उन साहित्य में महिलाओं के इतने नाम देखने के लिए नहीं मिलते जितना ज्यादा नाम हमें पाली साहित्य में देखने के लिए मिलते। सोचिए, अगर मैं सिर्फ बुद्ध के समय, बुद्ध के काल का या बुद्ध का समय लू, सिर्फ जो जो जिस काल में बुद्ध जीवित थे, जिस काल में बुद्ध का अस्तित्व था सशरीर, वो अगर से मैं उसका काल देखूं तो उसी काल में हमें इतने सारे महिलाओं के नाम दिखते हैं साहित्य में। मतलब साहित्य ने उनके नाम दर्ज किया है, साहित्य ने उनके नाम रखा है। वैसे के संग्रहित जो कि बाकी के साहित्य में देखने के लिए नहीं मिलते हमें, बाकी के साहित्य में हमें ऐसे इतने नाम, इतने ज्यादा महिलाओं के नाम संग्रहित नहीं मिलते और ना उनके जीवनियों के साथ। आप देखिए पाली साहित्य का वैशिष्ट्य रहा है, और पाली साहित्य मतलब बुद्ध की शिक्षाओं का या बुद्ध की शिक्षाओं का जो परिणाम रहा है कि महिलाओं का उन्होंने अस्तित्व इतने लंबे समय तक जीवित रखा है, और उनका सिर्फ ना सिर्फ उनका उनका अस्तित्व ना सिर्फ उनके नाम तक सीमित रखा है, बल्कि उनकी जीवनी और यहाँ तक कि उनके उपदेश। देखिए, एक महिला के उपदेश संग्रहित रखना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है एक पुरुष प्रधान संस्कृति में। और हम ये नहीं बोल सकते कि बुद्ध के समय में भी पुरुष प्रधान संस्कृति थी। एक पुरुष प्रधान संस्कृति होने पर भी एक ऐसा साहित्य आ रहा है जो महिलाओं का ना सिर्फ जीवन चरित्र, बल्कि ना सिर्फ महिलाओं के नाम, बल्कि महिलाओं के उपदेश भी क्या कर रहा है, सुरक्षित रख रहा है। तो इससे पता चलता कि बुद्ध की शिक्षा, और देखिए बुद्ध का समय, बुद्ध को उत्पन्न हुए ज्यादा, बुद्ध तो प्राप्त होने के ज्यादा सिर्फ 40 साल हुए थे। 40 साल होने पर भी बुद्ध की शिक्षाओं का इतना प्रभाव रहा। आप बात सोच सकते हैं कितनी लिबरलनेस तब के व्यक्तियों में बुद्ध की शिक्षा ने से, बुद्ध के उपदेशों ने लिबरिटी महिलाओं को लेके जो एक दृष्टिकोण है कितना अच्छा बना दिया होगा। आप बुद्ध की शिक्षाओं का, बुद्ध के उपदेशों का सामर्थ्य आप देख सकते हैं तब के समय में।
और यहाँ तक कि देखने के लिए मिलता है कि कई सारे उस समय के जो महिलाएं हैं, उस समय के जो एल्डर्स जो थे, जिसे हम सास कहते हैं, वो सास के साथ अपने बहुओं को विशाखा के साथ भेजते थे कि जाओ तुम विशाखा विशाखा के साथ जाओ, तुम लो और बुद्ध के उपदेश सुनो, तुम्हें परिवर्तन आएगा। ऐसे कई सारे उदाहरण हमें देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ तक कि एक जब विशाखा को जब घर से बाहर निकाला जा रहा था, तब हमें विशाखा का स्वभाव देखने के लिए मिलता है कि विशाखा किस प्रकार से अपने आप को डिफेंड करती है। आप सारे के सारे अगर हम देखेंगे बुद्ध के जीवन में जो महिला और चरित्र देखने के लिए मिलता है, वो सारे के सारे चरित्र आप देखिए उठा के, कि भोली से भोली महिला भी अगर हम देखते हैं जो सभी का आदर करती है, बड़े बुजुर्गों का, लेकिन जब हकों की बात आती है, जब स्वयं के हकों की बात आती है, तो उसके लिए सभ्यतापूर्ण अपनी आवाज रखती है, लेकिन ऐसे नहीं कि एकदम भड़ास के साथ आवाज रखेंगे, एक सभ्यता के साथ, एक क्रम के साथ और एक विनय के साथ अपनी आवाज रखती है। आज तो ये हमें देखने के लिए मिलता है कि जब अपनी आवाज रखने की बात आती है, तो हम लोग अपना चरित्र, अपना आपा, अपने नियम, अपने जो दायरे है वो सारे खो देते हैं। अपने दायरे हम भूल जाते हैं। हम अपने घर की इज्जत सारे आम रख देते हैं, रास्ते पर रख देते हैं। लेकिन जब विशाखा या बुद्ध के समय के जो महिलाएं थे, जब उन्होंने अपनी आवाज रखी, तो उन्होंने अपना दायरा रखते हुए, सभी का आदर रखते हुए, उस प्रकार से एक विनय युक्त, मतलब हमें उस समय के महिलाओं का जो चरित्र है, जो चारित्र जो उभरता हुआ दिखता है, वो भी हमें एक पारिवारिक सीमा को ध्यान में रखते हुए उनमें हमें एक लिबर्टी देखने के लिए मिलती है। एक जो अगर हम विशाखा चरित्र उठा कर देखें, क्योंकि हम जानते हैं कि विशाखा नाम इसलिए मैं ज्यादा दे रहा हूँ क्योंकि विशाखा एक गृहिणी थी, है ना। और गृहिणी होने के बाद सबसे ज्यादा नाम किसी का है पाली साहित्य में, तो विशाखा का है। तो जब उसका चरित्र हम देखते हैं कि उसके चरित्र में कैसे कैसी बातें दिए हुए, तो हमें देखने को मिलता है कि महिला किस प्रकार से हो सकती है। महिला सशक्तिकरण जो हमें फेमिनिज्म जो देखने के लिए मिलता है वो विशाखा, और यहाँ तक कि अम्रपाली जो गणिका थी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक बार तो भी आप आचार्य चतुर्सेन, इनकी जीवनी इन्होंने लिखी है, जीवनी इनकी एक कादम्बरी लिखी है आचार्य चतुर्सेन ने, वैशाली की नगर वधु आम्रपाली। आप पढ़िए ये किताब, तो उसमें देखने के लिए मिलता है कि वो एक जो वैश्या थी, ये एक गणिका रही है। वो गणिका होने पर भी वैशाली में एक महल में रहती है। तो सोचिए उसका चरित्र कितना सुंदर रहा है। तो सोचिए उसने अपने आप को कैसा लोगों के सामने में रखा होगा। तो पाली साहित्य में देखने के लिए मिलता है बुद्ध के समय की महिलाओं का, कि सभी ने जो अपना एक किरदार जो निभाया उस समय में, जो धर्म को लेकर, धर्म साथ में रखते हुए, अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को लेकर चलते हुए समाज में जो आगे आए, ना सिर्फ आगे आते हुए बाकी महिलाओं को भी मुक्त किया, बाकी महिलाओं को भी प्रेरित किया धर्म में आने के लिए। चाहे फिर वो सामावती हो, सामावती के 500 दासियां हो, 500 सहेलियां हो, फिर चाहे वो आम्रपाली हो, चाहे फिर वो विशाखा और विशाखा के 500 सखिया हो, या चाहे फिर वो प्रजापति गौतमी हो और प्रजापति गौतमी के 500 महिला, जिन्होंने इतना बड़ा क्रांतिकारी कदम लेते हुए भिक्खुनी शासन निर्माण किया, भिक्खुनी शासन के लिए आगे आए। तो ये एक जो हमें जो वारसा या हमें जो जो एक बात देखने के लिए मिलती है, वो ये है कि वो आगे आना। और इसमें हम ये देखते हैं कि किसी पुरुष का उन्हें उतना ये नहीं मिला सपोर्ट। अगर हम देखते हैं आज के जमाने में, तो भी अगर मॉडर्न क्रांति हम देखते हैं, मॉडर्न समय में जो महिलाओं जो आंदोलन देखते हैं, मॉडर्न समय के महिला आंदोलन में क्या हुआ कि दो तरह के आंदोलन हम देखने को मिलते हैं। एक तो पुरुष वर्ग जो महिलाओं के हकों की लड़ा, और दूसरा महिला स्वयं। पर जिसमें महिला स्वयं हकों की लड़े, उनके लिए उनको बहुत एक अपना जो व्यक्तित्व है वो काफी अलग करना पड़ा, काफी संघर्ष करना पड़ा। लेकिन पाली साहित्य के जो महिलाओं का देखते हैं हम, उसमें मोस्ट ऑफ महिला खुद आ गया है, और उनका व्यक्तित्व भी क्या देखने के लिए मिलता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं सम्राट अशोक का समय आता है। सम्राट अशोक के समय में भी हम देखते हैं किस प्रकार से अपनी जो संघमित्रा है, शादी होने के बाद शादी होने के बाद प्रवजित होती है, प्रवजित एक, और वो भी एक राजकुमारी होने के कारण भी एक राजकुमार रहती है। और ना सिर्फ उसका पति, बल्कि उसका एक जो छोटा जो बच्चा है वो भी प्रोजेक्ट ले लेता है, और इतनी दूर सफर करके जाती है। ये बहुत बड़ी बात है कि जो अपनी संगम इतना है,
संघमित्रा के नेतृत्व में जा रहा है। कहां से? भारत से श्रीलंका बोधि वृक्ष। ये बात नोटिस करने योग्य है कि एक महिला के नेतृत्व में जा रहा है। नेतृत्व कौन कर रहा है? उसमें एक महिला कर रही है। बोधि वृक्ष कौन लेके जा रही है? महिला। कोई पुरुष, कोई भिक्षु नहीं कर रहा है। मतलब देखिए आप, सम्राट सम्राट अशोक जिसने भेजा मेंटेलिटी, जो जो भेज रहा है उसके मेंटेलिटी भी देखिए महिलाओं को लेके। वो अगर आगे रख रहा है तो किसी 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 राजकुमार को नहीं रख रहा है, या किसी दूसरे व्यक्ति को, किसी पुरुष को नहीं रख रहा है, वो एक महिला को रख रहा है। और महिला के नेतृत्व में एक एक पूरी नाव को भेज रहा है, एक बोधि वृक्ष को भेज रहा है। और पहली बार एक महिला एक देश छोड़ के बाहर जा रही होगी मेरे ख्याल से, वो भी अकेले, उस एक नेतृत्व के रूप में एक देश छोड़ के दूसरे देश जा रही हो, प्रचारक के रूप में महिला। तो इससे बड़ा परिवर्तनकारी हमें क्या देखे, हमें देखे के नहीं मिलता आज तक के इतिहास में कि एक महिला बाहर गई होंगी। नहीं देखने के लिए मिलता कि एक महिला एक देश छोड़ के एक नेतृत्व में, उसके नेतृत्व में एक गट, एक देश छोड़ के दूसरे गट में, मतलब रिप्रेजेंटेटिव आप बोलिए ना। अगर हम आज भी, अगर हम देखें मॉडर्न मॉडर्न समय में, आज से 20-30 साल पहले, 40 साल पहले देख लीजिए आप, कोई हमें महिला नहीं दिखती है कि एक कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव, एक एम्बेसडर जिसे आप कहिए, अगर एक एम्बेसडर के रूप में कौन जा रही है? संघमित्रा। तो ये भी एक बहुत क्रांतिकारी कदम रहा है, सम्राट अशोक ने की रखा है। इसके अलावा फिर हम और आगे जाते चीन में। तो चीन में भी, जहाँ पे चीन में भी, वहां पे भी महिलाएं श्रीलंका से भिक्खुनियां मंगाती है। श्रीलंका से भिक्खुनियों को बुलाया जाता है और वहां पे भिक्खुनियों की व्यवस्था की जाती है। श्रीलंका से एक श्रीलंका महिलाओं का, भिक्खुनी महिलाओं का ग्रुप आता है, वहां पे अलग से भिक्खुनियों की व्यवस्था की जाती है। आप सोचिए चीन जैसे राष्ट्र में उस समय में कि एक अलग से भिक्खुनियों की व्यवस्था हो रही है और भिक्खुनियां जा रहे हैं स्वयं होके, खुद होके। तो ये देखिए बेकार। तो ये एक जो बुद्धिज्म में, अगर हम, मतलब हम तो भी एक फेमिनिज्म जिसे हम कहते हैं, स्त्री आंदोलन, अगर इस आधुनिक समय में देखेंगे तो मैं कहीं ना कहीं पाश्चात्य जगत में देखने के लिए मिलता है। और उसकी लहर पाश्चात्य, ऐसा बताया जाता है कि पाश्चात्य जगत में ही, सॉरी अपना मॉडर्न समय में ही, आधुनिक समय में ही स्त्री आंदोलन की नींव रखी गई। लेकिन अगर हम वैश्विक, अगर हम सिर्फ अगर भारत में देखें, क्योंकि भारत की सबसे प्राचीन संस्कृति है, तो ये तो जो फेमिनिज्म है, ये जो स्त्री मुक्ति का आंदोलन है, ये तो बुद्ध से शुरू हुआ है। और बुद्ध से शुरू होते हुए ये बुद्ध की लहर रही है, जो एक एक देश तक ना रहते हुए बुद्ध की शिक्षा से लोगों को प्रेरणा मिली है कि एक महिला एक देश छोड़ के बाहर भी आ सकती है, एक महिला के नेतृत्व में भी धर्म का प्रचार प्रसार हो सकता है। क्योंकि ऐसा इतिहास में कभी देखने के लिए नहीं मिला है। तो कैसे आया इनमें ये सामर्थ्य? उनमें ये सामर्थ्य आता कैसे है? तो उनमें ये सामर्थ्य तब आता है जब वो बुद्ध की शिक्षा को श्रवण करते हैं। क्योंकि बुद्ध की शिक्षा उन्हें क्या सिखाती है? बुद्ध की शिक्षा उन्हें दुख सत्य से वाकिफ कराती है, उन्हें दुख सत्य से परिचित कराती है। ये दुख सत्य कहने के लिए बोलते समय हम बोलते हैं जाति में दुखा, जरा में दुखा, मरना में दुखा। लेकिन जब व्यक्ति उसको अनुभव करते जाता है, जब उस दुख में अपने आप को देखता है, अपने आप को देखते हुए यह देखता है कि मैं रहूं, मेरा परिवार रहे, क्या मेरा अस्तित्व रहे, जिससे मैं मेरा कह रहा यहाँ पे कुछ भी मैं मेरा कहने लायक नहीं है, आखिर में जाना जो सबसे प्रिय होना चाहिए वो निर्वाण है। निर्वाण ही परम सुख है। और जब इस सबसे होते हुए देखते हैं कि इतिहास में भी जब उनको प्रेरणा के लिए ऐसे लोग, जैसे सुभाष चंद्र बोस कहते भी है कि आपके आंखों के सामने में एक प्रेरणा स्रोत होना चाहिए, कोई प्रेरणादायी पुरुष होना चाहिए। तो हमें देखने के लिए मिलता है कि जो आदर्श जो व्यक्तित्व रखे, क्योंकि हमारे सामने जैसे आदर्श रहेंगे हम वैसे डिसीजन लेंगे। समय आने पे जब हमें डिसीजन लेना नहीं समझता कि अभी हम क्या डिसीजन ले, तब हम किन को देखते हैं? तब हम देखते हैं अपने आदर्श व्यक्तियों को। तो पाली साहित्य ने ऐसे आदर्शों को सामने में रखा है, ऐसे व्यक्तित्व को सामने में रखा है कि उनको देखते हुए व्यक्ति का चरित्र इस तरह से निर्माण होता है कि वो हमेशा स्वयं की उन्नति की बात करेगा। वरना आज भी अगर हम देखते हैं आधुनिक साहित्य, चाहे वो हिंदी साहित्य हो, स्पेशली हिंदी साहित्य या मराठी साहित्य देखो, तो उसमें स्त्री की प्रतिमा या स्त्री विमर्श जैसा किया गया है कि स्त्री को त्यागी बताया गया है। पर त्यागी किस सेंस में? परिवार के सेंस में, किस सेंस में? बच्चों के सेंस में।
किस सेंस में? दूसरों के सेंस में। हमेशा दूसरों के संदर्भ में स्त्री को हमेशा लाचार दिखा गया है। स्त्री को हमेशा बताया गया है कि उसने कितना अत्याचार सहा है। पर बुद्ध के विमर्श में, अगर बुद्ध के साहित्य में देखिए, पाली के साहित्य में देखिए, तो हमें ये देखने के लिए नहीं मिलता। पाली साहित्य में क्या देखने के लिए मिलता है कि स्त्री स्वयं की उन्नति के बारे में विचार करती है कि मुझे निर्वाण प्राप्त करना है। एक स्त्री क्या बोलती है, एक स्त्री का उपदेश, एक स्त्री की गाथा कितनी प्यारी है धम्मपद में, कि वो अपने बच्चों को साथ में लाती, अपने बच्चों को साथ में लाते हुए भगवान बुद्ध के प्रवचन सुन रही थी। तब उसके बच्चे काफी शोर कर रहे थे, तो भरी सभा में वो खड़ी होती है और भरी सभा में खड़ा होकर कहती है कि देखो, एक पत्नी को पति प्रिय होगा, एक माता को पुत्र प्रिय होगा, एक गृहिणी को उसका संसार प्रिय होगा, लेकिन बच्चों, फिलहाल मुझे धर्म प्रिय है। क्योंकि मैं जाऊंगी तो तुम मेरे साथ आओगे, और तुम जाओगे तो ना मैं तुम्हारे साथ आऊंगा, लेकिन जो धर्म हम धारण करेंगे वो हमारे साथ जरूर आएगा। इसलिए मुझे तुम शांत रहो, मुझे धर्म सुनने दो। तो देखो, वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे वो अपने बच्चों को शांत कराते हुए धर्म की प्राथमिकता को आगे रख रही है, अपनी आध्यात्मिक उन्नति को आगे रख रही है और उसके महत्व को जान रही है। यह बात हमें देखने के लिए मिलता है पाली साहित्य में। मतलब पाली साहित्य में हमें स्त्री लाचार, दरिद्रता या दूसरों के लिए एकदम अंधी हो जा रही है, वो हमें नहीं देखने मिलता है। क्योंकि आधुनिक साहित्य में हमें क्या दिखता है कि स्त्री को बताया गया कि स्त्री की ममता कितनी महान है, पर उस ममता की महानता में कहीं ना कहीं साहित्य बताता है कि स्त्री कितनी अंधी है, अंधाधुन होकर चल रही है। लेकिन पाली साहित्य में स्त्री विमर्श वैसा नहीं है। पाली साहित्य में स्त्री स्वयं की उन्नति की उसकी बात भी होती है। और यही सब हम आगे भी देखते हुए आते हैं। आधुनिक समय में हमें जो देखने के लिए मिलता है, सावित्रीबाई, सावित्रीबाई ना सिर्फ स्वयं खुद पढ़ती है, बल्कि दूसरे महिलाओं की भी उन्नति के बारे में विचार करती है। वो साफ साफ कहती है, बच्चे वगैरह ये तो सब होते ही रहेंगे बाबा, आप पहले खुद पढ़ो, खुद सीखो, और आगे जाके फिर हम बाबा साहब भी देखते, तो बाबा साहब भी जो डिसीजन लेते हैं, जो महिलाओं को जो संपत्ति में अधिकार, डिवोर्स का अधिकार जो देते हैं, मतलब बाबा साहब कहीं ना कहीं बता रहे हैं, कहीं ना कहीं दे रहे हैं कि तलाक कोई बुरी चीज नहीं है, डिवोर्स कोई बुरी चीज नहीं है, महिलाओं में सामर्थ्य होना चाहिए। आज कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति, पाली साहित्य को छोड़ के, पाली साहित्य को छोड़ के बाकी संस्कृति में देखते हैं कि स्त्री पतिव्रता होनी चाहिए, पति कैसा भी हो उसने संसार आगे चलाना ही चाहिए, चलाना ही चाहिए, झेलना ही चाहिए, मतलब सहन शक्ति। तुम सहते रहो। लेकिन पाली साहित्य या पाली साहित्य से, या पाली साहित्य को समर्थक जो विचार बनते हैं, चाहे बाबा साहेब हो या ऐसे जो आधुनिक विचार बनते हैं, जो बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित है, जो बुद्ध की विचार सरणी जो वारसा आगे लाते हैं, वो ऐसा नहीं है। वो इस प्रकार नहीं सोचते, वो ये नहीं सोचते कि महिला ने सहना ही चाहिए, वो ये भी सोचते हैं कि अगर नहीं हो रहा तो आगे बढ़ाने की शिक्षा देते हैं। हमें यहाँ तक कि देखने के लिए मिलता है पाली साहित्य में कई कई जगहों पे स्त्रियां के अवगुण भी बताए गए हैं। आपको कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आपके पढ़ने में आए कि बुद्ध ने स्त्रियों के बारे में ऐसा बोला है कि स्त्रियां काफी कामुक होती है, स्त्रियां काफी व्यभिचारी होती है, वगैरह वगैरह। तो आपको बता दूं, वो भगवान बुद्ध ने बुरी स्त्रियों के बारे में बोला गया है। जैसे कि कुछ कुछ कभी कभी क्या होता था कि कुछ कुछ ऐसे पति लोग ऐसे आते थे भगवान के सामने में, जिनको पता था कि उनकी पत्नी के बाहर अफेयर शुरू है, तो तब उनको पता था कि देखो, ये स्त्रियां कुछ ऐसी होती है। लेकिन भगवान ने वो सिर्फ स्त्रियों के बारे में नहीं कहा, भगवान ने पुरुषों के बारे में भी कहा है। जब किसी स्त्री को पता था कि उसके पुरुष के ऐसा बाहर अफेयर शुरू है, तब भगवान ने महिलाओं को भी, उन भिक्षु ने महिलाओं को भी ऐसा ही कहा कि देखो, पुरुष वर्ग ऐसा होता ही है। और जहां तक की बात ये आती है कि महिलाओं के और भिक्षुओं के, भिक्षुनी और भिक्षुओं के नियमों में जो अंतर आते हैं, वो इस तरह है कि उनके जो फिजिकल एबिलिटीज है, या समाज में लेके उनके जो सुरक्षाओं को लेके जो है, उसको लेके, उस बातों को ध्यान में रख के उनके विनय में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। तो यह स्थान हमें देखने के लिए मिलता है महिलाओं का, कहाँ पे? पाली साहित्य में। इसके अलावा बाबा साहब ने जितना कार्य किया, आज तो ऐसे बताने की जरूरत पड़ती ही नहीं कि बाबा साहब का कितना कार्य रहा है महिलाओं के लिए। क्योंकि आज अगर इतना भी बोल देंगे, आज भारत में महिला कहीं भी कुछ घर से बाहर निकल पा रही है, अगर महिला घर से बाहर निकल पा रही है तो वो बाबा साहब के कारण है।
आप एक बात जरा विचार कीजिए, बाबा साहब उस समय में जब महिला को घर से बाहर निकलने नहीं मिलता था, बाबा साहब उस समय में यह बिल ला रहे हैं कि महिला अगर प्रेग्नेंट है तो उसको उसकी लीव, पेड लीव मिलनी चाहिए। उस समय में जब महिलाओं को, मतलब बाबा साहब 50 साल के आगे का सोच रहे हैं, और यह कानून 50 साल बाद कनाडा में, सॉरी 50 साल बाद स्विट्जरलैंड में लगाया, चालू हुआ। यानी बाबा साहब 50 साल के आगे, 50 साल आगे की पहले ही सोच ले रहे हैं। बाबा साहब ने जो महिलाओं का जो काम करने का जो आर्स है उसको कम कराया। तो ये बाबा साहब का योगदान रहा है। पर ये सब तो ठीक है, ये सब अतीत की बातें हो गई। ये अतीत की बातें आज हमें क्या, क्या हमारे लिए क्या उपयोगी हो सकती है, ये प्रश्न हमने करना चाहिए अपने आप से। अगर हम ध्यान से देखें तो हमें इनको आदर्श के रूप में अपने आगे देखना चाहिए। जिस प्रकार से हम आईने में अपने आप को देखते हैं कि हम ठीक देख रहे कि नहीं, उसी प्रकार हमारे जीवन में हमारे चरित्र के लिए ये पाली साहित्य की महिलाएं या बौद्ध संस्कृति में जो जो महिलाएं हुए हैं, ये हमारे लिए एक आदर्श होनी चाहिए। क्योंकि जैसा आदर्श रहेंगे वैसा हम बनने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए इनको आदर्श के रूप में हमने देखते हुए हमने भी वैसे कदम उठाने चाहिए जो उन्होंने किया है। आज भी आज भी मैं कई सारे महिलाओं को देखता हूँ कि वो गृह त्याग नहीं कर पाते हैं। एक गृह त्याग जो विचार है महिलाओं के लिए बहुत बड़ा विचार है, और इसके लिए हर महिलाओं के मन में यह विचार होना चाहिए कि एक बार मैं तुम्हें गृह त्याग करके देखना चाहिए। अगर आज भी आप गृह त्याग नहीं कर पा रहे, गृह त्याग के लिए आपके मन में कई सारे प्रश्न खड़े हो रहे हैं, तो आप समझिए आप भी कहीं ना कहीं एक संसार के गुलाम बन के, संसारिक महिला जिसे कहते हैं चूल आणि मूल, इस दूरी से आप बंधे हुए हैं, इसके आदी हो चुके हैं। इस बात को आपको समझना होगा, और इन महिलाओं के कहानियों को पढ़ के अपने जीवन में एक आदर्श को स्थापित करना होगा। तो हम ये देखते हैं कि जो महिला का जो आंदोलन रहा है, एक पाश्चात्य आंदोलन देखने के लिए मिलता है, पाश्चात्य जगत का, और एक भारतीय आंदोलन देखने के लिए मिलता है, और वो भी मॉडर्न देखने के लिए मिलता है, मॉडर्न समय में, आधुनिक समय में। लेकिन अगर हम ध्यान से उठा के देखें पाली साहित्य में, तो ये जो स्त्री आंदोलन है ये तो प्रजापति गौतम से ही शुरू हुआ था, और ना सिर्फ प्रजापति गौतम, ये बुद्ध से ही शुरू हो गया था ये। और इसी के जो अंश है हमें इस उस विचारवंत में देखने के लिए मिलते हैं। तो आशा करता हूँ आप समझे होंगे। इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु साधु।